हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपर 100 सीरीज में एक नई इनिशिएटिव के बारे में। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या इसमें स्पेशल करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है आज का इनिशिएटिव जिसमें हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए कवर करेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एजेंडे की तरफ नजर डालेंगे। क्या है आज का एजेंडा हमारा। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, कुछ काम किए गए हैं और आपसे एग्जाम्स में यूपीएससी स्पेशली प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलो उस पर एक एक करके नजर डालते हैं कि आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो ये है हमारा पार्ट वन में हम वेव 2025 एंटी पायरेसी चैलेंज के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि एंटी पायरेसी चैलेंज है क्या और वेव 2025 क्या है, सब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, चार धाम प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे मैम ये वाला तो प्रोजेक्ट हमारा बहुत साल पहले आ चुका है, तो इसके बारे में आज हम लोग क्यों बात करने वाले हैं। ध्यान रखना गाइस, इसी में ना अभी हमारा एक पर्टिकुलर टनल है, अभी नाम नहीं बता रही हूँ मैं इस टनल का। इस टनल को बनाया गया है जो कि चार धाम यात्रा में सबसे लंबी टनल है और उसे अभी हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, क्योंकि आपके यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वही टनल है जिसमें एक बड़ा हादसा भी हुआ था। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में, है ना। एक ऐसी स्कीम जो कि आपके सेमीकंडक्टर बेसिस मेटलॉइड बेसिस थिंग्स को अचीव करने के लिए और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, हमारी इकोनॉमी में एक बड़ी उछाल लाने के लिए एक स्कीम जो तैयार की गई है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया स्किल एक्सीलेटर इनिशिएटिव्स एंड स्टेलर मॉडल। ये कुछ और भी इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं। क्या है, कैसे हैं और क्यों हैं, सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेव 2025 के विषय में। क्या है ये वेव 2025। देखो, ये जो वेव 2025 है ना, ये एक एंटी पायरेसी चैलेंज है। अच्छा चलो, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा चीजों को रिलेट कराती हूँ। आपने देखा होगा कई बार हम हमारे देश में जो मूवीज होती है ना, वो किसी बॉलीवुड की मूवी को हॉलीवुड की मूवी से इनकरेज होके बनाई जाती है। कई बार क्या किया जाता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है ये तो डब हो गई है ना। तो इसे ही एक एंटी पायरेसी की तरह समझो। मतलब कोई भी हमारा चलचित्र पे किया गया काम, ग्राफिक्स पे किया गया काम किसी की कॉपी ना हो, किसी का पायरेटेड वर्जन ना हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि एंटी पायरेसी चैलेंज के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा है। क्यों रहा है, चलो समझते हैं। हुआ ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैज अनाउंस द टॉप 7 फाइनलिस्ट। अभी हाल ही में टॉप 7 ऐसे फाइनलिस्ट हैं जिन्होंने जिनको अनाउंस किया गया, जिनके नाम को पता लगाया गया है, अनाउंस किया गया है किसके लिए, एंटी पायरेसी चैलेंज के लिए। अच्छा, ये जो एंटी पायरेसी चैलेंज है, ये भारत के क्रिएट इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा वेव 2025 है, जिसे हम फुल फॉर्म में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट के नाम से जानते हैं, 2025 में ये इसके तहत एक एंटी पायरेसी चैलेंज है जिसके 7 फाइनलिस्ट को अभी अनाउंस किया गया है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस चीज को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होंगे कि वो 7 फाइनलिस्ट हैं कौन से। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी तक ये जो 7 फाइनलिस्ट की लिस्ट है ना, उसको ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये 7 फाइनलिस्ट कौन है, अगर अपकमिंग डेज में इसका कोई भी डेटा आता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप चलिए इस टॉपिक को अब एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, ये जो हमारा क्रिएट इन इंडिया है, ये है क्या। तो ध्यान रखना, क्रिएट इन इंडिया भारत के द्वारा पैदा की गई विजुअल ग्राफिक्स, जितने भी हमारे कहना चाहिए मीडिया फील्ड है या फिर विजुअल फील्ड है, उस पे किया गया काम है जो कि भारत का होगा और देशों के लिए। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था।
क्या था वो इनिशिएटिव? थोड़ा सा आइडिया हो तो आप इस बात को कमेंट करके मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको बता ही दूंगी। देखो, क्रिएट इन इंडिया ये हमारा कब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आया कब था। तो ध्यान रखना, 22 अगस्त 2024 ये वो टाइम था जब क्रिएट इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव 2025 का इनिशिएटिव जो लिया है, उसके लिए क्रिएट इन इंडिया में एक इनिशिएटिव, एक लक्ष्य रखा है। वो पता है क्या लक्ष्य है? ध्यान रखना गाइस, उस लक्ष्य का नाम है डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर अनदर एग्जाम्स हो, इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या एक थीम है, वो है डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर वर्ल्ड, है ना। तो इस थीम के साथ में, इस लक्ष्य के साथ में वेव 2025 की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि क्रिएट इन इंडिया 2024 में 22 अगस्त को शुरू किया गया था। अब चलें आगे। देखो, हाल ही में 2024 में जब ये शुरू किया गया था क्रिएट इन इंडिया, उसी के तहत जो अभी हाल ही में हमने सीजन 1 की शुरुआत की है, जो है कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस वेव 2025 के तहत अभी इसमें 25 चैलेंज को प्रमोट भी किया गया है। अच्छा, ये जो 25 चैलेंज प्रमोट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं सब आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल एक बारी हम देख लेते हैं कि जो वेव 2025 एंटी पायरेसी चैलेंज है, इसे लॉन्च कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, वेव 2025 सितंबर 12 2024 को लॉन्च किया गया था। क्रिएट इन इंडिया कब किया गया था? 22 अगस्त 24 को किया गया था। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन इन इंडियन इंडस्ट्री। अब समझना जरा, जो हमारी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि मीडिया में काम करती है, उन सभी को एकजुट करना, उन सभी का एक ग्रुप बनाना, उन सभी को एक साथ लेकर आना। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जितने भी हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि मीडिया में काम करती हैं, वो अब बड़ी आसानी से कोलैबोरेट कर पाएंगी, किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ में, जिससे कि हम अपने एंटी पायरेसी चैलेंज को फुलफिल कर पाए। ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, है ना, क्रिएट इन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, जिसे कि डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। इसका सीजन 1 अभी शुरू हुआ था, जो कि वेव 2025 से था। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहली चीज है कि इसमें प्रोवाइड क्या किया गया है। ध्यान रखना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ऐसी कंपनीज के लिए जो कि मीडिया में काम करती हैं, डोमेस्टिक कंपनीज, यानी कि हमारे देश भारत में जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं, उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो शोकेस करें। क्या शोकेस करें? अपनी एक्टिविटीज को, अपने काम को, अपनी स्किल्स को, है ना, अपने ड्रामा को, अपना जो भी उन्होंने मीडिया क्रिएट किया है वो एंटी पायरेसी सॉल्यूशन के साथ में क्रिएट करें, और साथ में किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ में कोलैबोरेट करें। क्लियर? तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है वेव 2025 के तहत। नेक्स्ट है, ये किस चीज को इनकरेज करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी इनोवेटिव टेक्निक है जो कि डिजिटल मीडिया को बूस्ट करने का काम कर रही है, सिक्योरिटी को बढ़ा रही है और ट्रेसेबिलिटी को बढ़ा रही है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रही है। क्लियर? नेक्स्ट है, इसको प्रमोट कौन कर रहा है? तो अब जब हमारा मिनिस्ट्री ही इसमें कहना चाहिए इन्वॉल्व हो चुका है, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए, ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन के लिए जो हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उस पर इंडियन मीडिया को इन्हांस करने के लिए, इंडियन फिल्म्स को इन्हांस करने के लिए, इंडियन ग्राफिक्स को प्रमोट करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो प्रमोट प्रैक्टिकल टूल फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू एग्जिस्टिंग मीडिया वर्कफ्लोज, जो भी काम हो रहे हैं उसको वैश्विक स्तर पर उसके प्रदर्शन को जाहिर करना। फोस्टर की बात कर लेते हैं। फोस्टर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टैकल करेंट एंड फ्यूचर कंटेंट प्रोडक्शन चैलेंजेस, जितने भी हमारे मीडिया फील्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए, उनके फ्यूचर कंटेंट को बढ़ाने के लिए, एक बड़े पाथ पर फैलाने के लिए इसको फोस्ट किया जा रहा है।
ओके अब हम बात करेंगे अबाउट 2000 वेव 2025 समिट। मैंने अभी आपको क्रिएट इन इंडिया के बारे में इतनी सारी बातें बता दी हैं, तो अब यहाँ पर इसको कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले वेव 2025 समिट है क्या? ये आपका एक वर्ल्ड यानी कि दुनिया के लिए, ऑडियो मतलब सिर्फ आवाज यानी कि नॉट आवाज बोलना चाहिए, कहना चाहिए ऑडियो, एंड विजुअल यानी कि जो चलचित्र है, और एंटरटेनमेंट समिट एक ऐसी फुल फॉर्म जिसका शॉर्ट फॉर्म है वेव, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये इसकी फुल फॉर्म है। किसके द्वारा होस्ट किया गया है? मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लोकेशन क्या है? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 1 मई जो कि आने वाली 1 मई है, 8-10 दिन के अंदर 1 मई आ जाएगी। 1 मई से 4 मई 2025 के बीच में इसके कहना चाहिए एक वेन्यू है जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर इसे प्रॉपर एक समिट एक्सप्लेन की जाएगी, एक कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकेशन हमारा जो ओकेजनल समिट का वेन्यू है वो आपका है मुंबई महाराष्ट्र, और डेट है 1 से 4 2025। ओके इसका एम क्या है, चलो इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल हब, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, वैश्विक स्तर पे अपनी दावेदारी पैदा करना। किसके फील्ड में? मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। बाय इंगेजिंग इंटरनेशनल क्रिएटर्स, जो हमारे इंडियन क्रिएटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिएटर्स के साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे, लीडर एंड इन्वेस्टर के साथ में कोलैबोरेट कर पाएंगे, उनके साथ मीटअप कर पाएंगे, जिससे कि हमारे देश की जो स्किल्स है, हमारे देश का जो मीडिया है, हमारे देश की जो फिल्म है, जो इंटरटेनमेंट है, वो वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ पाए। ओके इसके ना जो वेव 2025 है उसके 4 पिलर्स हैं, चलो उस पर नजर डालते हैं। पहला है ब्रॉडकास्ट, है ना, जो चीज फैलेगी वही तो ब्रॉडकास्ट होगी, यानी कि जो चीज हम बनाएंगे वही तो ब्रॉडकास्ट होगी। तो ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटी पायरेसी चैलेंज के लिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये मेन सेक्शन है। दूसरा एक और है AVGCXR। क्या होता है AVGCXR? जो कि मीडिया है, एनिमेशन के लिए, गेमिंग के लिए, राइट, विजुअल एफर्ट्स के लिए, कॉमिक्स के लिए, एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए, राइट। इसी तरीके से डिजिटल मीडिया इनोवेशन, ये भी आपका वेव 2025 के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि ये भी तो हमारा इंटरटेनमेंट मीडिया है ना। इसी तरह से फिल्म, ये सभी 4 ऐसे पिलर हैं जो कि वेव 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं, जिनको वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ाना है, और भारत की फिल्म को, एंटरटेनमेंट को, गेम को, कॉमिक्स को, इन सभी को एक प्रतिद्वंदी की तरह आगे बढ़कर सामने लेकर आना है। यानी कि आने वाले समय में भारत दूसरे देशों की कॉपी ना करे, दूसरा देश भारत की कॉपी करे, कुछ इस तरह से अपनी स्किल को इन्हांस करना है। ओके समिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो वही चीज, टू प्रमोट ग्लोबल कोलैबोरेशन, हमारे ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ाना। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हमारा इंटरटेनमेंट मीडिया अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आएगा, क्यों? क्योंकि प्रमोशन बहुत मिलेगा। इंडियाज क्रिएटिव एंड इकोनॉमी, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल देगा, यानी कि मीडिया क्षेत्र में के द्वारा इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल को प्राप्त करने के लिए वेव 2025 को इनिशिएट किया गया है। हाईलाइट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है उनको हाईलाइट करने के लिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करने के लिए। स्ट्रेंथन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम, हमारा जो मीडिया और ओके मीडिया और इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए इसका कहना चाहिए इनिशिएट किया गया है एक लक्ष्य के साथ में, कि हम जब इस वेव 2025 को शुरू करेंगे तो ये हमारी मीडिया को और हमारे इंटरटेनमेंट सिस्टम को, जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है, कहना चाहिए एक फील्ड है, उसको मजबूत करने में, सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। ओके गाइस अब ये था एक वेव 2025 जिसके बारे में हमने पूरी बात कर ली है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ तिलक्यारा टनल के बारे में। तिलक्यारा टनल ये वही टनल है, 2024 में आपको ध्यान होगा जब ये टनल बन रही थी तो उसमें बहुत सारे मजदूर फंस गए थे, है ना। कई सारे मजदूरों की मौत भी हुई, कई सारे मजदूर घायल भी हुए थे। उस समय पर ये काफी चर्चा में रही थी, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? उसके पीछे है एक बड़ी सफलता, यानी कि इतने सारे श्रमिकों के जो संघर्ष हुए हैं उसके बाद ये फाइनली टनल पूरी हो चुकी।
ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में न्यूज में रही थी, उत्तराखंड लॉन्गेस्ट टनल है ये। क्या नाम है? सिलक्यारा इसका नाम है। हैज अचीव अ मेजर ब्रेक थ्रू रिसेंटली, अभी रिसेंटली इसने एक बड़ी सफलता को हासिल किया। और ये सफलता क्या है? ये जो आपकी बड़ी सी टनल है ना, ये पूरी बन चुकी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा कि ये मैम किस सिलकारा टनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को समझते हैं। सबसे पहले, उत्तराखंड में एक लंबी सी टनल है, सबसे लंबी बोलना चाहिए इस टनल को। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे लंबी टनल में से एक आपकी आती है सिलक्यारा टनल, जो कि उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में पाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो सिलक्यारा टनल है ये बनाई क्यों गई है? तो ये आती है आपके चार धाम यात्रा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है गाइस? ये आती है आपकी चार धाम यात्रा के अंतर्गत। यानी कि एक लक्ष्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था कि हर वेदर में हम चार धाम यात्रा को सफल बना पाए, उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत सिलक्यारा टनल को बनाना शुरू किया गया था। ये एक ऐसी टनल है जो कि आपके सिलक्यारा से एक गांव पड़ता है जिसे हम लोग दारदल गांव के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने? सिलक्यारा, गिव मी अ सेकंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। एक है सिलक्यारा टनल। तो जो सिलक्यारा टनल है ना, ये आपकी जाती है कहाँ तक? ये जाती है आपकी दारदल तक, दारदल गांव तक ये आपकी जाती है। और ये आपका दारदल गांव कहाँ पड़ता है और सिलक्यारा टनल कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है बीच में। कहाँ पर? कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना कि सिलक्यारा से दादल गांव को कनेक्ट करने के लिए इस टनल को बनाया गया है, जो कि पूरे इस एरिया को कवर करने का काम करती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान तूफान बारिश और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। उसे बचाने के लिए इस टनल को बनाया गया है, जिससे कि जो हमारी चार धाम यात्रा है वो बहुत आसानी से पूरी हो पाए। अब चार धाम यात्रा को पूरा करने के लिए जब इसे बनाया जा रहा था, उसी समय पर यहाँ पर संघर्ष हुआ था और बहुत सारे जो मजदूर थे वो इस टनल में फंस गए थे। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि मैम, ये जो टनल बनी है ये कहाँ पर पड़ती है? ध्यान रखिएगा गाइस, यहीं पर हमारा एक नेशनल हाईवे जाता है। पता है आपको कौन सा नेशनल हाईवे जाता है यहाँ पर? अगर किसी को भी पता है तो वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो कि जाता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 94 जाता है, जिसको एक नाम से भी जाना जाता है। बताओ क्या नाम है उसका? उसका नाम है यमुनोत्री, है ना। यमुनोत्री नेशनल हाईवे से ये आपकी, साफ लिख दो थोड़ा सा, यमुनोत्री नेशनल हाईवे से ये आपका जाता है, ठीक है, उसके पास में स्थित है ये। ओके, चलो अब जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सबको देखते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? यमुनोत्री नेशनल हाईवे, यानी कि NH94, ठीक। दूसरा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में पड़ता है। ये बात भी मैं आपको अभी मैप में दिखा चुकी हूँ। इसकी लेंथ कितनी है? 4.5 किलोमीटर की उत्तराखंड की सबसे लंबी टनल है, जिसको अभी फाइनली पूरा कर लिया गया है। कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ जाती है? सिलक्यारा से लेकर दंदल गांव तक जाती है, ठीक है। यस, नेक्स्ट है गाइस, इसके की हाइलाइट्स क्या क्या है? देखो, डबल लेन की टनल है पहली चीज, एक ऐसी टनल जिससे लोग इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो ये एक डबल लेन की टनल है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द चार धाम प्रोजेक्ट, जो चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू इस टनल के बनने की शुरुआत की गई थी और ये सबसे लंबी टनल में से एक है, ठीक। अच्छा, एक चीज आपको और पता होगा कि जो चार धाम प्रोजेक्ट हमारा शुरू किया गया था, कुछ बातें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जो चार धाम हमारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, आपको पता है ये चार धाम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टोटल एक लेंथ कवर कर रहा है। पता है कितनी टोटल लेंथ को इनिशिएट किया गया था? 889 किलोमीटर लेंथ के अंदर हम टनल बना के एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिसके द्वारा किसी भी सीजन में हम अपनी चार धाम यात्रा को सफल बना पाए, ठीक। इसमें लागत कितनी थी? कॉस्ट इसकी कितनी थी? ध्यान रखिएगा, 12,000 करोड़ इनिशिएट किया गया था अमाउंट इस चार धाम प्रोजेक्ट में, और इसी के तहत इस टनल को बनाया गया है।
एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, इसका हमें बनाने का रीजन क्या था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रैवल डिस्टेंस को कम करना बिटवीन, कहाँ से, गंगोत्री से एंड यमुनोत्री तक अराउंड 26 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसके डिस्टेंस को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है ना, चार धाम की बात जब करते हैं तो उसमें गंगोत्री और यमुनोत्री भी हमारे चार धाम में आ जाता है। तो इन दो धामों के बीच का जो सबसे टफ रास्ता है उसको कम करने के लिए एक इनिशिएशन है। विल रेड्यू विल इनहांस कनेक्टिविटी, इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, सिग्निफिकेंटली कट ट्रैवल टाइम, हमारा जब रास्ते की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। फॉर पिलग्रिम एंड लोकल्स, जो हमारे धर्म भक्त है या फिर कैंची श्रद्धालु हैं और जो लोकल्स हैं उनके लिए एक बड़ा फायदा होगा। ओके गाइज, ये एक प्यारा सा छोटा सा पिक्चर, इसको समझते हैं। अभी हुआ क्या था, सिलक्यारा टनल में एक एक्सीडेंट हुआ था। कब हुआ था, जब ये सिलक्यारा टनल बनाई जा रही थी, कहाँ पर, उत्तरकाशी में। सिलक्यारा क्या करता है, सिलक्यारा दंडर गांव को सिलक्यारा से कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या है, टोटल लेंथ इस टनल की अगर हम बात करें तो 4.5 किलोमीटर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक ऐसी टनल जो कि 270 मीटर्स की रेंज में आपकी चलने वाली टनल है ना, और बात करें तो 4.5 किलोमीटर लंबी आपकी एक टनल है। कोलैप्स हुआ था इसमें, कहाँ पर कोलैप्स हुआ था, तो ध्यान रखिए एकदम आखिरी पड़ाव पर 270 मीटर के बीच में इसका कोलैप्स देखा गया था। डबल लेन की टनल है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है, सबसे लंबी टनल किसमें, चार धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड इनिशिएटिव के तहत इसे बनाया गया। इसका लक्ष्य था जर्नी को कम करना और उत्तरकाशी यमुनोत्री जो 26 किलोमीटर का एक बड़ा टफ एक ट्रैवल है उसके रास्ते को सुगम बनाना और छोटा करना, उस टाइम पीरियड को कम करना। ओके गाइस, इतनी सारी हम लोग बात कर रहे हैं तो चार धाम यात्रा को हम कैसे छोड़ दें, चलो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो चार धाम यात्रा है ना, ये इनिशिएट की गई थी 2016 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान रखिएगा, ऑल वेदर रोड इनिशिएटिव के थ्रू, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के थ्रू हम लोगों ने चार धाम यात्रा को श्रिंक किया था, छोटा किया था, उसके ट्रैवल टाइम को कम किया था, उसके डिस्टेंस को कम करने का काम किया था। कवरेज क्या है, 889 किलोमीटर ऑफ हिल रोड इन उत्तराखंड, 889 किलोमीटर की हिल रोड का कवरेज किया था, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया था कि गाइस हमने इसमें लेंथ कवर किया टोटल 889 किलोमीटर। क्लियर, ओके। अब देखो सवाल खड़ा होता है, ये चार धाम है कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चार धाम है। इनके ट्रैवल को ऑल सीजन के लिए प्रेफर्ड बनाने के लिए इनिशिएट किया गया। इन दोनों के बीच की 26 किलोमीटर की डिस्टेंस को कम करने के लिए इसे इनिशिएट किया गया, जो कि सबसे टफ यात्रा मानी जाती है, सबसे टफ क्षेत्र माना जाता है। चलिए इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगा, हमारी जो ट्रैवल होगी वो सेफ हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, और जो मेजर पिलग्रिमेज साइट्स है उनसे निकलना आसान हो जाएगा। बूस्ट करता है ये टूरिज्म को, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स को, जितने भी हमारे कठोर या फिर संघर्ष भरे क्षेत्र हैं उन सभी से निकालने में मदद करेगा। ओके गाइस, इसी के आगे चलिए एक स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं। जॉब ग्रेड आप सभी के लिए सोशल मीडिया के भी कुछ प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर ऑल टाइम डेली अपडेट अचीव कर सकते हो। जैसे कि फेसबुक पर जॉब ग्रेड के नाम से आप सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जॉब डॉट ग्रेड के नाम से, ट्विटर पर जॉब ग्रेड और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड के नाम से आप हमको सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी नोटिफिकेशन आपको दी जा रही है वो आपको तुरंत मिल जाए। ओके गाइस, इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स एंड फ्री प्रैक्टिस कंटेंट, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके पार्ट 2 में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।